प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूँ। उसमें मेरा विषय है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा। और आज का मेरा प्रकरण है दूरवर्ती शिक्षा के लाभ। दूरवर्ती शिक्षा के वो कौन कौन से लाभ हैं जिनके द्वारा हम जहाँ पर शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है वहाँ शिक्षा पहुँचाने का कार्य हम कर रहे हैं। उनसे निरक्षरता का उन्मूलन होता है, कई व्यावसायिक उन्नति हमारी प्रदान उनसे होती है, लोग साक्षर होते हैं और पत्राचार के माध्यम से, दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम को वो पूरा करते हैं। इससे वो घर बैठे पढ़ाई करके बिना कोई कठिनाई के अपनी सुविधा के अनुसार, समय के अनुसार अपना पाठ्यक्रम पूरा करके अपनी डिग्री प्राप्त करते हैं। ये दूरवर्ती शिक्षा, जहाँ पर शिक्षा प्रचार प्रसार, जहाँ पर शिक्षा पहुँचाने में हमें दिक्कत हो रही है, वहाँ पर पहुँचाने का कार्य दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से किया जा रहा है। एमएड के अंतर्गत हमें जो कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा जो सिलेबस बनाया हुआ है उसमें अध्यापक शिक्षा में दूरवर्ती शिक्षा का भी विषय वस्तु जोड़ी गई है। उसके संदर्भ में मैं ये वीडियो लेकर के आपको आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको दूरवर्ती शिक्षा क्या है, दूरवर्ती शिक्षा के क्या, किस प्रकार से हम उन लोगों को सुविधा प्रदान कर सकते हैं, दूरवर्ती शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया था। आज मैं दूरवर्ती शिक्षा के लाभ के बारे में वीडियो लेकर के आया हूँ। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आप इसको धैर्यपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम लाभ की बात करें तो ये है सतत शिक्षा प्रदान करने का एक अभिकरण है जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में लाभान्वित होता है। तो सतत शिक्षा हमेशा जो चलते रहने वाली सतत शिक्षा है उसका ये अभिकरण माना जाता है, जो सबको प्राप्त हो, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में इसमें लाभान्वित हो सकता है। इसकी कोई आयु सीमा नहीं होती है। किसी भी अवस्था में, कोई भी अवस्था हो, वो ज़्यादा एज का भी हो गया हो, बुजुर्ग हो या नई एज वाला हो, किसी भी अवस्था वाला इससे लाभान्वित हो सकता है। इसका कोई समय निर्धारण नहीं है, आयु निर्धारित नहीं है, कभी भी इसको प्राप्त किया जा सकता है, इस अभिकरण से जोड़ा जा सकता है। और हम सतत शिक्षा प्रदान करने का ये जो अभिकरण है उसमें कोई भी व्यक्ति जब चाहे अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी अवस्था में किसी भी पाठ्यक्रम में वो प्रवेश लेकर अपनी योग्यता हासिल कर सकता है, अपनी डिग्री हासिल करता है और लाभान्वित हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा लाभ हमारा किसी भी अवस्था को माना जाता है। कोई आयु सीमा इसमें नहीं होती और किसी भी आयु सीमा वाला व्यक्ति इसमें अपना इससे पाठ्यक्रम पूरा कर सकता है। दूसरा है, यह व्यक्ति को उसके घर जाकर शिक्षा प्रदान करने का माध्यम। जो हमारी दूरवर्ती शिक्षा का जो कार्यक्रम है या इसके लाभ की बात करें तो ये व्यक्ति को उसके घर जाकर शिक्षा प्रदान करने का माध्यम कहलाता है कि हम पत्राचार के माध्यम से या घर संपर्क करके या उसको घर जा करके हम इस शिक्षा से जोड़ सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। क्योंकि हमें उन लोगों को स्कूल बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। हम उनको जो मटेरियल होता है, हमारा शिक्षा का जो मटेरियल होता है, उनको हम घर बैठे उनको प्रदान करते, उनके माध्यम से हम उस व्यक्ति को घर जाकर शिक्षा प्रदान करते। ये भी एक लाभ होता है। क्योंकि जब कई बार व्यक्ति क्या होता है, अपने व्यवसाय से जुड़ा होता है, उसको टाइम नहीं मिल पाता, या कई ऐसे खेती मजदूर होते हैं जो पशु चराने के लिए बच्चे चले जाते हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता, शाम को वो घर लौटते हैं। तो हम वो व्यक्ति
जो उनके घर जाकर संपर्क करें और संपर्क करके उनको विभिन्न माध्यम से, सूचना संचार के माध्यम से, विभिन्न प्रौद्योगिकी के माध्यम से, विभिन्न पत्राचार के माध्यम से उनको जोड़ें और घर बैठे उनको सुविधा दें, घर बैठे उनको सामग्री उपलब्ध कराएं। ये शिक्षा ही दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से उनको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ये भी एक व्यक्ति को घर जाकर के शिक्षा प्रदान करने का एक माध्यम भी कहलाता है। हम कई सूचना प्रौद्योगिकी संचार के उपकरणों के माध्यम से, नवाचारों के माध्यम से घर बैठे हम उनको शिक्षा प्रदान करना का कार्यक्रम रखें और वो उसको प्राप्त कर सकता है। उसको कई विद्यालय आने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस सुविधा की दृष्टि से वो घर जाकर जब भी उसको टाइम मिले अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर सकता है। तीसरा है ये निरक्षरता उन्मूलन का प्रभावी अंतर। निरक्षरता, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, निरक्षर है, साक्षर नहीं है, उनको साक्षर बनाने के लिए, निरक्षर का उन्मूलन करने के लिए, समाप्ति को, जो सब साक्षर हो, हमारा पूरा देश पढ़ा लिखा हो, साक्षर हो, क्योंकि निरक्षरता एक अभिशाप माना जाता है। तो उनको उन्मूलन करने के लिए, उनको हटाने के लिए, उनको प्रभावी बनाने के लिए, निरक्षरता को दूर करने के लिए हमें ये प्रभावी यंत्र जो है हमारे दूरवर्ती शिक्षा को कारगर सिद्ध होता है। हमें इससे साक्षर बनाया जा सकता है। हम विभिन्न यंत्रों के माध्यम से घर बैठे लोगों को जोड़ सकते, घर बैठे उनको सिखा सकते, दूरदर्शन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, नवाचारों के माध्यम से या यंत्रों के माध्यम से हम ये निरक्षरता उन्मूलन का प्रभावी यंत्र है उसको हम बनाए रख सकते हैं। ये भी एक लाभ के अंतर्गत आता है और हम साक्षर बनाए सबको, निरक्षरता को दूर करें। अगला है यह व्यावसायिक उन्नति को प्रदान करती है। यह व्यावसायिक उन्नति प्रदान करती है क्योंकि दूरवर्ती जो शिक्षा है वो व्यावसायिक उन्नति प्रदान करती है। क्योंकि जब हमारा जो व्यक्ति है या हमारे जो सामाजिक लोग हैं वे व्यावसायिक दृष्टि से जुड़े हुए रहते हैं और व्यावसायिक दृष्टि से जब जुड़े होते हैं तो और व्यवसाय में किस प्रकार से उन्नति करें, उन व्यावसायिक दृष्टि से दूरवर्ती शिक्षा प्राप्त करके वे व्यवसाय में उन्नति कर सकते हैं, अपनी डिग्री हासिल कर सकते हैं और बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा माध्यम है क्योंकि जब सामाजिक या व्यावसायिक लोग जब व्यवसाय से जुड़ जाते हैं तो उन्हें स्कूल जाने के लिए वो कतराते हैं, स्कूल नहीं जा पाते, उनको समय नहीं मिल पाता। इसलिए हम उन लोगों को भी शिक्षा प्रदान करें, उनकी व्यावसायिक वृद्धि करें, उनकी उन्नति करें। कैसे उन्नति कर सकते, ये व्यावसायिक उन्नति प्रदान करने का एक सरल माध्यम दूरवर्ती शिक्षा कहलाती है। उनको घर बैठे मटेरियल पहुंचाए, यंत्रों के माध्यम से, उनको विभिन्न उपकरणों के माध्यम से, प्रौद्योगिकी के उपकरणों के माध्यम से कई व्यावसायिक जानकारी उनको दें और व्यावसायिक जानकारी करके वो डिग्री प्राप्त कर व्यवसाय उन्नति कर सकते हैं। जैसे कोई टीचर है, शिक्षा व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और शिक्षा व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, अपनी सेवारत है, सेवारत रेगुलर अपनी पढ़ाई नहीं कर सकता, अपने पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन दूरवर्ती या पत्राचार के माध्यम से अपने व्यवसाय को उन्नति जरूर कर सकता है। वो उनसे जोड़ सकता है, वो कोर्सेज में प्रवेश ले सकता है और प्रवेश लेकर के उन मटेरियल को वो घर बैठे पढ़ेगा, घर बैठे उनसे सुविधाएं प्राप्त करेगा, घर से ही वो अपने मूल्यांकन के कार्य वो भेजेगा ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं, अपने सेवा काल में भी कोई दिक्कत न आए और व्यावसायिक वृद्धि में भी उनको कोई रुकावट न आए। ये सारी चीज़ें तभी संभव हो सकती है जब दूरवर्ती शिक्षा से हम जुड़ेंगे। तो ये व्यावसायिक उन्नति प्रदान करने का भी एक कारगर माध्यम कहलाता है। हम इसके द्वारा हमने शैक्षिक व्यवसाय भी हम कर सकते हैं, उन्नयन कर सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं, अपनी डिग्री अच्छी बना सकते हैं, अपनी डिग्री को उच्च कर सकते हैं और अच्छी डिग्री और हासिल कर सकते हैं, उच्च डिग्री और प्राप्त कर सकते हैं। ये तभी संभव है जब हम इनको पत्राचार के माध्यम से जुड़ेंगे। ये व्यावसायिक उन्नति प्रदान करने का भी एक सरल माध्यम कहलाता है। कोई भी व्यवसाय हो, किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर के उस उन्नति के लिए बढ़ सकते हैं और डिग्री हासिल कर सकते हैं, अपने उससे जोड़ सकते हैं। तो ये भी एक माध्यम कहलाता है। यह महिलाओं के लिए एक शिक्षा के अवसर प्रदान करती है। जो दूरवर्ती शिक्षा है वो महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करती है। जो महिलाएं सारे दिन घर पर काम करती है, शिक्षा से वंचित रहती है, स्कूल नहीं जा पाती, उन महिलाओं को भी शिक्षा अवसर प्रदान करने के लिए हम दूरवर्ती शिक्षा का लाभ ले सकते हैं और उन लाभ लेते उन महिलाओं को भी पढ़ा सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं, उन माध्यम से उनको सिखा सकते, शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। ऐसी महिलाएं
जो थोड़ी बहुत पढ़ा लिख करके अपने घर पर काम काज में लग जाती है, लेकिन दोबारा वो अपनी पढ़ाई चालू करना चाहती है, तो उन महिलाओं के लिए भी हम शिक्षा के अवसर प्रदान करते हैं। कई कोर्सेज महिलाओं के भी हम इसमें चलाए गए, वो अपने रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार उन पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले और प्रवेश लेकर के वो अपनी शिक्षा के अवसरों को प्राप्त करें। तो ये भी दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से संभव हो सकता है। तो कई प्रकार की दूरवर्ती शिक्षा के लाभों की बात करें तो महिलाओं के लिए भी शिक्षा के अवसर प्रदान करना एक महत्वपूर्ण आते हैं। इसमें कई प्रकार की कोर्स महिलाओं के जो पाठ्यक्रम रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम बनाए गए पत्राचार के माध्यम से, उन माध्यमों पत्राचार के पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। जिस प्रकार की रुचि महिला की है उसको कौन से पाठ्यक्रम में जाना है, उस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर के उसके पाठ्यक्रम को पूरा करें। विषय वस्तु को पत्राचार के माध्यम से, नवाचारों के माध्यम से घर बैठे उसको सुने, टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम उनको बना दिए जाते हैं। उन प्रोग्राम को समय निर्धारित कर दिया जाता है और समय निर्धारण करते हुए वो टेलीविजन के सामने वो बैठ करके अपने इस पाठ्यक्रम को वो पूरा करती है, इसे जुड़ सकती है, या रेडियो के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त कर सकती है, उनसे बताई हुई बातों को सुन सकती है, ये भी एक माध्यम हो सकता है। और नई तकनीक के माध्यम से, नवाचार के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम इससे जोड़ सकते हैं और वो अपने कोर्सेज को प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा के अवसरों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कई प्रकार की व्यवस्था है जो दूरवर्ती शिक्षा के लाभों के अंतर्गत महिलाओं को बनाई गई है। महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़े ताकि अपनी पढ़ाई नहीं और अपनी उन्नति वो कर सके, उनको कोई दिक्कत नहीं आए, घर पर भी कोई दिक्कत नहीं आए और पाठ्यक्रम को पूरा करने में भी कोई दिक्कत नहीं आए। तो पत्राचार के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से अपने जो मूल्यांकन का कार्य है, परीक्षा कार्य है, वो भी वो दे सकती है और अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर सकती है। ये सारी जो व्यवस्था है वो दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से की जाती है, क्योंकि महिलाएं जब दूर दराज पर रहती है तो वहाँ भी शिक्षा से उनको जुड़ना अति आवश्यक हो जाता है, उनकी उन्नति करना अति आवश्यक हो जाता है और उन महिलाओं को भी अवसर प्रदान करना हमारा परम कर्तव्य हो जाता है। जो बीच में पढ़ाई छोड़ देती है, पुनः पढ़ाई से उन्हें जोड़ने के लिए भी हम उनको अवसर प्रदान करें तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये दूरवर्ती शिक्षा के लाभों के अंतर्गत ये बना गया। अगला है, ये दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा प्रकाश पहुंचाती है। दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा का प्रकाश पहुंचाती है। ये दूरवर्ती शिक्षा के लाभों की अगर हम बात करें तो दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ क्षेत्र है जहाँ पर शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है, पहाड़ी इलाके हैं या शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, वहाँ पर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उन क्षेत्रों में शिक्षा का प्रकाश पहुंचाना इसका कार्य कहलाता है। क्योंकि उनको भी जोड़ना अति आवश्यक हो जाता है। जहाँ शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है वहाँ भी बालक हैं वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन किस माध्यम से पढ़े, उन माध्यमों को हमें ढूंढना चाहिए। किस नवाचार के अंतर्गत पढ़े और किन नवाचार से, कौन से प्रौद्योगिकी के माध्यम से, कौन से नवाचारों से उनको जोड़े, किस प्रकार से उनको शैक्षिक मटेरियल पहुंचे, किस प्रकार से हम उस पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। ये सारा जो कार्यक्रम है वो दूरस्थ शिक्षा के लाभ के अंतर्गत इसलिए माना जाता है कि हम उन इलाकों में उन सुविधाओं को दें ताकि वहाँ कोई नहीं पहुंच पाता और हमारी शिक्षा वहाँ पहुंच पाती है। ऐसी शिक्षा का प्रकाश भी पहुंचाने का कार्य दूरस्थ शिक्षा करती है। दुर्गम इलाके होते हैं जहाँ नहीं पहुंच पाते, जहाँ टीचर नहीं पहुंच पाता, वहाँ रेडियो के माध्यम से, उपग्रह के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से और वीडियो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम विभिन्न चीज़ों को बताने का प्रयास करते हैं। वो उनसे जुड़े और शिक्षा के विभिन्न जो कार्यक्रम उनसे जुड़ करके अपना जो कार्य को या पाठ्यक्रम को, विषय वस्तु को पूरा करें। ये तभी संभव हो सकता है जब हम उनसे जुड़ेंगे, शिक्षा को प्राप्त करेंगे, दूरवर्ती शिक्षा से हम जुड़ेंगे। इसलिए दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का प्रकाश पहुंचाने के कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। यह विकलांग एवं वंचित वर्ग को शिक्षा संपन्न करती है। जो दूरवर्ती जो शिक्षा है हमारी, जो दूरवर्ती जो शिक्षा है, ये विकलांग एवं वंचित वर्ग जो इससे वंचित अछूते रह गए हैं या विकलांग है, उन व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करना भी, शिक्षा को संपन्न करना भी इनका कार्य कहलाता है। ये भी लाभ के अंतर्गत है। जो विकलांग है वो नहीं जा पाते, स्कूल से नहीं जुड़ पाते, ये वंचित है,
जो लोग अपेक्षित है उनसे नहीं जुड़ पाते, उनको शिक्षा प्रदान करना भी इनका कार्य होता है। किस प्रकार से हम संपन्न कर सकते हैं, तो ये भी कार्य इनके द्वारा किया जाता है। तो हम इनको जोड़े, ये विकलांग एवं वंचित वर्ग को शिक्षा संपन्न करती है। तो कई प्रकार से जो विकलांग लोग हैं उनको भी हम घर बैठे शिक्षा प्रदान करें, और वंचित वर्ग है कई प्रकार के जहाँ शिक्षा का कोई लाभ उनको नहीं मिल पा रहा, जहाँ कोई सुविधा नहीं मिल पाती है, अछूते जो व्यक्ति है वहाँ पर शिक्षा का कोई प्रचार प्रसार नहीं हो रहा, उसको शिक्षा को संपन्न करना भी हमारे दूरवर्ती शिक्षा का लाभ माना जाता है। ऐसे लोगों को हम वहाँ पर पहुँचाएं, क्योंकि विकलांगता ही अभिशाप है और कमजोर वर्ग भी एक अभिशाप कहलाता है। जहाँ बेचारे को शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं रहती है, उनको शिक्षा की व्यवस्थाओं को देखने के लिए भी हम इस कार्यक्रम को करें, तो ये भी एक दूरवर्ती शिक्षा का लाभ हो सकता है। क्योंकि सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं इनके द्वारा चलाई गई कि विकलांग व्यक्ति को या वंचित वर्ग के व्यक्ति को सारी सुविधाएं शिक्षा से जोड़ी जाए। लेकिन किस प्रकार से जोड़ी जाए, दुर्गम इलाके में जब बालक रहता है, विकलांग बालक है, वंचित वर्ग के लोग हैं, वहाँ पर कोई अध्यापक नहीं पहुँच पाता, या सरकारी कोई जो हमारी जो सुविधा है वो नहीं पहुँच पा रही है, उनको जोड़ने के लिए, उन सुविधाओं को पहुँचाने के लिए हमें कई प्रकार के कार्यक्रम करना पड़ता है। और कई प्रकार से शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए भी हम प्रौद्योगिकी साधनों का उपयोग उनको लेते हैं। किस प्रकार से वो उनको जागरूकता आए और किस प्रकार से वो जुड़ सकते, ये सारी व्यवस्था भी हम दूरवर्ती शिक्षा के लाभों के अंतर्गत ले सकते हैं। क्योंकि हम जब जानते हैं कि व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति ही शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहा, तो बेचारा विकलांग व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कैसे करेगा। लेकिन सरकार का उत्तरदायित्व होता है, अध्यापक का उत्तरदायित्व होता है, समाज का उत्तरदायित्व होता है कि सबको शिक्षा मिले, कोई शिक्षा से वंचित नहीं रहे। इसलिए सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, कि कोई अछूता नहीं रहे, और हम सतत शिक्षा के माध्यम से हम या विभिन्न प्रकार से हम शिक्षा से कोई छूटे नहीं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम शिक्षा को संपन्न करें, शिक्षा को आगे बढ़ाएं, शिक्षा की प्रक्रिया को उनको समझाएं, किस माध्यम से वो जुड़ सकते हैं उनको समझाएं, और वो अपना पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। ये सारा जो कार्यक्रम है वो दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। वंचित वर्ग कई प्रकार के ऐसे होते हैं, सरकार के द्वारा कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती है लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाती, उन सुविधाओं को भी पहुंचाने का कार्य भी हम दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। स्कॉलरशिप का भी उनका कार्यक्रम रहता है, कई प्रकार की शिक्षा के माध्यम, निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से भी हम उनको पढ़ा सकते हैं, कि कोई भी हमारी सरकारी सुविधाएं जो आती हैं उनको पहुंचा सकते हैं। ये सारा माध्यम दूरवर्ती जो कार्य है उसके द्वारा किया जा सकता है, इस शिक्षा के माध्यम से उनको बताया जा सकता है। तो ये भी एक जो कार्य है उनके द्वारा हम कर सकते हैं। अगला है यथार्थ आवश्यकताओं के अनुकूल। ये यथार्थ आवश्यकताओं के अनुकूल है, जो आवश्यकता है यथार्थ की, उन आवश्यकताओं के अनुकूल मानी गई है। क्योंकि आज की जो आवश्यकता है दूरवर्ती शिक्षा के जो लाभों की हम बात करें तो यथार्थ आवश्यकताओं के अनुकूल है। क्योंकि आज व्यक्ति को टाइम नहीं है, आज व्यक्ति विभिन्न व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, आज किसान का बालक विभिन्न कार्य से जुड़ा हुआ है, आज श्रमिक का बालक भी अपने कार्य से जुड़ा हुआ है, लेकिन टाइम नहीं मिल पाने के कारण उन आवश्यकताओं के जो व्यवस्था उनसे वो नहीं जुड़ पा रहा। लेकिन आज देखा जाए यथार्थ आवश्यकता के अनुकूल मानी गई है दूरवर्ती शिक्षा। दूरवर्ती शिक्षा से हम इसको जोड़ सकते हैं और वो बिना रुकावट के इनको प्राप्त कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार वो श्रम भी कर सकता है और शिक्षा से भी जुड़ सकता है, अपने व्यवसाय को भी ठीक प्रकार से कर सकता है, और विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक जो उनके माता पिता का जो कार्य है उसमें भी वो अपना सहयोग प्रदान कर सकता है और अपनी शिक्षा से वो जुड़ा रह सकता है। ये सब दूरवर्ती शिक्षा के अंतर्गत ही हो पाएगा। इसलिए यथार्थ आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उनके अनुकूल मानी गई है, यथार्थ आवश्यकताओं के अनुसार वो चलने वाली है, इसलिए ये भी एक लाभ के अंतर्गत माना गया। यह औपचारिक शिक्षा अभिकरणों पर छात्र पंजीकरण के भार को कम करती है। औपचारिक शिक्षा जो हमारी होती है, औपचारिक शिक्षा जो हमारे स्कूलों में निश्चित स्थान पर, निश्चित समय में, निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार, निश्चित जगह पर संपन्न करने वाली जो शिक्षा, जो सामान्य तरीके से अध्यापकों और छात्रों में विद्यालय के द्वारा संपन्न की जाती है, वो औपचारिक शिक्षा के नाम से जानी जाती है।
उन औपचारिक शिक्षा के माध्यम से विद्यालय में रेगुलर छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, अध्यापक उनको पढ़ाते हैं, और जो अभिकरणों पर जो छात्रों का जो पंजीकरण का भार है, जो उनसे जुड़े रहते हैं, जो उसमें प्रवेश जो पंजीकरण का भार है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इस भार को कम करने के लिए, इस भार को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, दूरवर्ती शिक्षा से जोड़ते हैं। हम कभी भी, हम रेगुलर अगर छात्र पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा पाता, रेगुलर नहीं आ पा रहा है और वो पढ़ाई करना चाहता है, उसको टाइम नहीं है और उसने पंजीयन करा दिया, बार बार उनको दबाव मिलता है, लेकिन दबाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस भार को कम कर सकते हैं और दूरवर्ती शिक्षा से उनको जोड़ सकते हैं। क्योंकि जब दूरवर्ती शिक्षा से हम बालक को जब जोड़ेंगे, उसके पंजीकरण उसका करेंगे, तो हम कई प्रकार से वो भार से मुक्त हो जाएगा। जब उसको टाइम मिलेगा, जब अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर सकता है, जब उसको टाइम मिलेगा अपने पत्राचार के माध्यम से पढ़ सकता है, जब उसको टाइम मिलेगा दूरवर्ती शिक्षा से जुड़ सकता है, जब उसको टाइम मिलेगा मूल्यांकन कार्य भेज सकता है, जब उसको टाइम मिलेगा परीक्षा दे सकता है। ये सारा जो कार्यक्रम है उसके द्वारा हमारा चलाया जाता है। तो हम ये सोचते हैं कि जो भी छात्र औपचारिक दृष्टि से शिक्षा के अभिकरणों में पंजीकृत है, उनको भार को कम करने के लिए हम दूरवर्ती शिक्षा का लाभ ले सकते हैं। क्योंकि हमें औपचारिक तरीके से तो रेगुलर कक्षा में जाना पड़ेगा, लेकिन अनौपचारिक तरीके से हमें रेगुलर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी सुविधा के अनुसार इसमें शिक्षा प्राप्त कर सकते, सुविधा के अनुसार अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते, सुविधा के अनुसार अपनी विषय वस्तु को पूरा कर सकते, सुविधा के अनुसार अपने सेशनल ले सकते, सुविधा के अनुसार हम परीक्षा दे सकते। तो ये औपचारिक शिक्षा के जो अभिकरण है उसके भार को कम करने के लिए भी दूरवर्ती शिक्षा का एक लाभ माना गया है। इसके भार को, पंजीयन भार को भी हम कर करके इनसे जोड़ सकते हैं। तो ये भी एक बहुत कारगर है, क्योंकि आजकल सुविधा चाहते हैं लोग, बाग अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ना चाहते हैं, अपने पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहते हैं, अपने व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं और व्यवसाय के साथ साथ शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये बहुत कारगर दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो सकेगा। तो ये भी कार्यक्रम इसके द्वारा चलाया जा सकता। अगला है, ये अवकाश का उत्तम उपयोग सिखाती है। ये अवकाश का जो उत्तम उपयोग है उसको भी सिखाती है। जो भी हमारा समय है उसका उत्तम उपयोग हम किस प्रकार से ले सकते हैं। हम अवकाश जब हमें मिला है, हमें छुट्टियां जब मिलती है, ग्रीष्मकालीन अवकाश या शीतकालीन अवकाश में ये प्रशिक्षण हमारे चलाए जाते हैं। कोई भी अध्यापक, कोई भी जो सेवाकालीन है, जो भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है, सेवारत है या असेवारत है या विद्यार्थी है, कोई भी इनसे जुड़ा हुआ है दूरवर्ती शिक्षा से, वो अवकाश का उत्तम उपयोग कर सकता है। क्योंकि जब लंबी छुट्टी आती है, ग्रीष्मकालीन जब विद्यालय में विद्यार्थियों की जब छुट्टी आती है, तो 1.5 महीने की, सभी महीने की छुट्टी जब इसकी आती है, तो हम इन 1.5 महीने में हम कई प्रकार के पाठ्यक्रम को उसमें पूरा कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोग्राम लगा करके हम साल भर की जो हमारे पाठ्यक्रम है उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, उनसे जोड़ सकते हैं, मूल्यांकन कार्य उनका करवा सकते हैं। तो कई प्रकार का ये कार्य इनके द्वारा सिखाया जाता है। तो ये अवकाश का उत्तम उपयोग करना भी हमारे सिखाती है। तो इससे कई प्रकार का लाभ हमारा मिलता है, क्योंकि व्यक्ति या बालक किसी व्यवसाय से या कृषि से या अन्य कार्य से जब जुड़ा रहता है, उसको टाइम नहीं मिल पाता। जब टाइम नहीं मिल पाता तो बीच में वो नहीं आ सकता। तो इसलिए हमें अवकाश के समय का उत्तम सदुपयोग के लिए, उत्तम उपयोग के लिए हम इसमें कॉन्टैक्ट प्रोग्राम और इनमें व्यवस्था उनकी देते हैं, ताकि वो उस विषय वस्तु को उन दिनों में उनको बताया जाता है, उनमें प्रोग्राम निर्धारित कर दिए जाते हैं, उनमें उनको साल भर का जो हमारा कार्यक्रम उनको बता करके हम उनको तैयार करते हैं। तो उनका उपयोग उनका हो जाता है, सदुपयोग उनका हो जाता है, उनका कार्य भी नहीं छूटता और छुट्टियों में उसका वो उपयोग लेकर के अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हो, डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो ये सारा जो प्रोग्राम है सरकार के द्वारा बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया गया है। यहाँ पर किसी को टाइम नहीं है, या सेवा में है, या सेवारत में है, या सेवा से पूर्व, हम कई प्रकार के कार्यक्रम इसके अंदर कर सकते हैं और कई प्रकार के पाठ्यक्रमों से जुड़ करके अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। ये शिक्षा शैक्षिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्यार्थी या अध्यापक के लिए जब हम दूरवर्ती शिक्षा से हम जुड़ते हैं, तो उच्च जो हमारे जो प्रोग्राम है, उच्च डिग्रियां, वो भी इनसे जुड़ करके हम पत्राचार के माध्यम से कर सकते हैं। आज सरकार के द्वारा खुला विश्वविद्यालय के द्वारा कई प्रकार के प्रोग्राम चलाए गए। खुला विश्वविद्यालय के द्वारा दूरवर्ती शिक्षा में भी ऐसे प्रोग्राम चलाए गए जो अध्यापक
सेवा में चले गए, उन सेवा में चले जाने के पश्चात उन सेवाओं को पूर्ण करने के लिए उन मुक्त विश्वविद्यालय से जोड़ा जाता है और जोड़ करके उस पाठ्यक्रम को पूरा किया जाता है। इन पाठ्यक्रम से वो अवकाश, जब उनकी छुट्टियां आती हैं, उन उन कार्यक्रमों को वो पूरा कर सकते, उस पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते, उनसे जुड़ सकते, उनमें वो छुट्टियों में अपनी परीक्षा दे सकते, मूल्यांकन का कार्य कर सकते। इसलिए मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा सेवारत अध्यापकों के लिए कई प्रकार की सुविधाएं देने के लिए इस कार्यक्रम से उनको जोड़ा जाता है। ये भारत में कई प्रकार के मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से कई कोर्सेज चलाए गए हैं। हर व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार अपने पाठ्यक्रम को, अपने कोर्सेज में प्रवेश लेकर के आप डिग्री हासिल कर सकता है। जैसे कृषि में डिग्री हासिल कर सकता है, एजुकेशन में डिग्री हासिल कर सकता है, या किसी अन्य में एमए कर सकता है, या बीए एडिशनल कर सकता है, या शिक्षा में एमएड कर सकता है। जो कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनसे वो जुड़ सकता है। ऐसे छात्रों को अवकाश के समय पर उत्तम उपयोग करने के लिए ये कार्यक्रम हमारा सिखाया जाता है। तो दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से घर बैठे अपने कार्यक्रम को शिक्षकों के लिए भी पत्राचार के माध्यम से, पत्राचार के जो मटेरियल है उनको भेजा जाता है, या आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कई प्रकार के कार्यक्रम उनको समझा दिए जाते हैं। ऑनलाइन परीक्षाओं के माध्यम से वो अपनी परीक्षा दे सकता है। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपने जो कार्य है उनसे वो जुड़ सकता है। ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत वो भी कई प्रकार की जानकारी हासिल कर सकता है। तो ये कई प्रकार के नवाचार हैं जिनसे हम दूरवर्ती शिक्षा के लाभ के अंतर्गत प्राप्त कर सकते, और कई संदेश, कई प्रकार की सुविधाओं के अनुसार हम इनका लाभ उठा सकते हैं। तो ये भी कार्यक्रम इसके अंतर्गत चलाया जा सकता है। अगला है, यह महिला सशक्तिकरण को प्रभावी बनाती है। जो भी कार्यक्रम है दूरवर्ती शिक्षा के लाभों के अंतर्गत हम देखें तो ये महिला सशक्तिकरण को प्रभावी बनाती है। आज आपने देखा होगा, जब महिलाओं की स्थिति आप देखते हैं कि महिलाएं स्कूलों से जुड़ती है, लेकिन स्कूल में बीच में ही कुछ पढ़ाई करने के बाद वो अपनी पढ़ाई छोड़ देती है। लेकिन जब वो पढ़ाई छोड़ देती है तो उनकी उत्सुकता ये रहती है कि मैं दोबारा पढ़ाई करूं। तो महिला सशक्तिकरण को प्रभावी बनाने के लिए हम दूरवर्ती शिक्षा से पुनः उनको जोड़ सकते हैं, और वो अच्छा ज्ञान ग्रहण करके, अच्छे पाठ्यक्रम को पढ़ करके और वो अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। तो हमें कई प्रकार की जानकारी प्रदान करने के लिए एक महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रभावी बनाने के लिए कारगर दूरवर्ती शिक्षा ने भी लाभप्रद होती है। आज आपने देखा होगी पूरे भारतवर्ष में कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो दूरवर्ती माध्यम से महिलाएं अपने उस पाठ्यक्रम को पूरा कर सकती है। कई प्रकार के पाठ्यक्रम में वो प्रवेश लेकर के और सशक्तिकरण का माध्यम अपना सकती है। तो ये भी एक कार्यक्रम इसके अंदर, क्योंकि महिलाओं के अंतर्गत महिलाओं के रुचि, अभिरुचि और योग्यता को देख करके मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा कई प्रकार की ऐसे कोर्सेज चलाए गए हैं। उन कोर्सेज को वो घर बैठे प्राप्त कर सके, घर बैठे जुड़ सकती हैं, और महिलाओं के अंतर्गत जो कार्य है बिना कोई परेशानी के उन कार्य को वो कर सकती है, और अच्छी आय उत्पन्न कर सकती है, अच्छी डिग्री हासिल कर सकती है, लोगों को रोजगार दे सकती है, और महिलाओं का सशक्तिकरण हो सकता है। तो ये कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम हैं जिनसे महिलाएं जुड़ करके अपने आप को सशक्त बना सकती है। आज कई प्रकार के जो कार्यक्रम है दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम महिलाओं के लिए कई प्रकार के ऐसे प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं जहां पर महिलाएं आत्मनिर्भर बने, दूसरे पर आश्रित नहीं रहे, खुद अपना कार्य वो करें और अपने कार्य करके वो सशक्त बने, और सशक्त बनने के बाद पूरा परिवार का वो संचालन करे। ये सारी व्यवस्था हम दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से देने का प्रयास करते हैं। तो जब तक हम महिला सशक्त नहीं होगी, हमारा समाज, हमारा परिवार भी सशक्त नहीं होगा। इसलिए महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमें शिक्षा से जोड़ना अति आवश्यक हो जाता है, दूरवर्ती शिक्षा से जोड़ना अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए ये बहुत कारगर हमारा माना जाता है कि दूरवर्ती शिक्षा के लाभों के अंतर्गत हम महिलाओं का सशक्तिकरण करें, महिलाओं को सशक्त बनाने के ऐसे कार्यक्रम अपनाएं कि हमें उनको विभिन्न कार्यक्रमों से जोड़ने का वो धार्मिक दृष्टि हो, शैक्षिक दृष्टि हो,
राजनीतिक कार्यक्रम हो या कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, या आर्थिक कोई व्यवस्था हो, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों से उनको जोड़ें और जोड़ करके उनको सशक्तिकरण को अपनाने पर जोर दें। इसलिए ये दूरवर्ती शिक्षा है जो महिला सशक्तिकरण को प्रभावी बनाने का एक माध्यम हमारा कहलाता है। तो ये कई प्रकार का कार्य इसके अंतर्गत बताया गया। तो दूरवर्ती शिक्षा की अगर हम बात करें एक निचोड़ रूप में, तो कई प्रकार का कार्यक्रम इसमें देखने को हमारा मिलता है, क्योंकि हम दूरवर्ती शिक्षा, दूर दराज शिक्षा का माध्यम महिलाओं के लिए नहीं है, हमें पहुंचाते व्यक्ति के लिए नहीं है, बालकों के लिए नहीं है, पर शिक्षा को पहुंचाना ही हमारा सबसे बड़ा लाभ कहलाता है। वो किसी भी माध्यम से हो, या पत्राचार के माध्यम से हो, या संचार के माध्यम से हो, या ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हो, उन सुविधाओं को हम दूर दराज तक पहुंचाने का कार्यक्रम हम करते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं से हमें कई प्रकार का लाभ हमें मिलता है। हमें चाहिए कि हम लोगों को विभिन्न प्रकार के लाभ देकर के दूरवर्ती शिक्षा से हम लोगों को जोड़ें, ताकि हमें जो औपचारिक शिक्षा के माध्यम से हमारे स्कूलों में दबाव है, इसको भी हम कम कर सकते हैं, और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से या पत्राचार के माध्यम से, मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से, मुक्त विद्यालय के माध्यम से बालक बालिकाएं, महिला एवं समाज के लोगों को जोड़ सकते हैं। ये एक माध्यम इसके द्वारा कहलाता है। आज मैंने इनके लाभों के बारे में चर्चा की। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको इसमें समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।